मित्रों नमस्कार। मित्रों, हमारे देश और प्रदेश के किसान निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। बात परंपरागत खेती की हो, बात मसाला खेती की हो, बात उद्यान की फसलों की हो, निरंतर आधुनिक तकनीक से खेती कर रहे हैं और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से निरंतर वो नई नई तकनीक लाकर अच्छी खेती कर रहे हैं। आज हम और हमारी टीम जिला पाटडोना के सौसर कृषि क्षेत्र में हैं और आज हमारे साथ हैं यहाँ के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी भालवी जी। हम उनसे ये जानेंगे कि यहाँ के जो किसान हैं इतनी अच्छी खेती करने के लिए उन्हें कौन सा वो रास्ता बता रहे हैं। एक ही जगह एक ही खेत में बागवानी, मसाला खेती और कपास, ये तीनों आप देख रहे हो यहीं, ये इन्हीं से जानते हैं। भालवी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सर्वप्रथम आप ये बताएं कि आपके पूरे ब्लॉक में किस प्रकार की खेती, कौन कौन फसलों का उत्पादन लिया जाता है। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे यहाँ सौसर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा जो है कपास की खेती होती है। कपास और इंटरक्रॉपिंग में यहाँ साथ में तो अरहर भी ली जाती है। हमारे यहाँ यानी जो रकबा है खरीफ का, जो रकबा है 40,000 हेक्टेयर लगभग है, जिसमें से 30 से 32-35 तक ये लगभग कपास जाता है। जिसमें से इंटरक्रॉपिंग में हर जगह, जैसे आप निमाड़ मालवा में चले जाएंगे तो वहाँ केवल कपास बस बोते हैं। और हमारे यहाँ का किसान इतना चतुर और अच्छा माना जाए उसे, तो वो आपके कपास के साथ साथ इंटरक्रॉपिंग में अरहर की भी फसल लेता है। तो वो यानी लगभग 1 हेक्टेयर में 8 से 10 क्विंटल आराम से अरहर की फसल, 2 लाइन मतलब 6 या 8 के बीच में 2 लाइन लगाकर आराम से इतनी फसल निकाल लेता है। साथ में इसके साथ साथ कुछ अच्छे किसान हैं जो पशुपालक भी है, वो दुग्ध व्यवसाय भी करते हैं। साथ में अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं प्राकृतिक खेती की ओर, जिसमें किसानों को नई नई चीज़ें सिखाई जा रही है। साथ में हम लोग यहाँ पे क्या है कि जो ये सौसर वाला क्षेत्र है, इधर भुम्मा से लेकर इधर किनारे किनारे पांडुरना जो तहसील स्टार्ट होती है, यहाँ पे संतरे का ज़्यादा है। तो संतरे में ऐसा है, यहाँ संतरे में आंबिया बहार जो है वो ज़्यादा लिया जाता है। मृग बहार की फसल यहाँ केवल 125 मतलब 110-115 हेक्टेयर में ली जाती है। बाकी 1500 लगभग हेक्टेयर में यहाँ पे संतरे की खेती की जाती है। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ संतरा ग्रो भी करा जाता है और पास ही मार्केट है अपना नागपुर, तो वहाँ सेल हो जाता है। बड़ी बड़ी मंडियाँ भी है यहाँ। जी जी। किसान भाइयों, जिस जगह पर हम खड़े हैं और अधिकारी जी बात कर रहे हैं, यहाँ से नागपुर मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे का रास्ता है और लगभग 1.5-2 घंटे का रास्ता ही छिंदवाड़ा है। अर्थात ये कह सकते हैं महाराष्ट्र की लगभग सीमा पर है। तो नागपुर का संतरा तो आपने सुना ही होगा, परंतु मध्य प्रदेश के पांडुना जो जिला है उसका संतरा भी काफ़ी प्रसिद्ध है। आपने देखा 1-2 दिन घूम के। आप ये बताएं, जब आप किसान के पास आते हैं तो क्या आप देखते हैं कि इनकी भूमि पथरीली है या गहरी है, उस आधार पर उनको सलाह देते हैं किन किन फसलों को पैदावार लें। जी, जब हम लोग सबसे पहले जब किसान को तो सलाह देते हैं कि अगर वो रासायनिक खेती करे या जैविक खेती। कुछ लोग जो ट्राइबल एरिया मतलब उधर है, जोबनी वगैरह या इस साइड के डोकुर जिला इस साइड के किसान, वो लोग पुश्तैनी खेती करते हैं। मतलब वहाँ पे खाद और ये चीज़ नहीं के बराबर है। जहाँ हम लोग इतनी मारामारी कर रहे हैं और वहाँ नहीं के बराबर है, वहाँ अब भी यानी बहुत ही कम नहीं के बराबर यानी उपयोग होता है। और साथ साथ में हम लोग ये जो लोग बाग अभी ग्रीष्मकालीन में यानी भूल जाते हैं कि अरे यार अब छोड़ दो, कपास हो गया छोड़ दो। हमारे वहाँ जोबनी में मूंगफली की खेती, आपके सब तरफ आपको मूंग की खेती, और साथ साथ में पिछली बार हमने यानी 1-1.5 एकड़ में ही यानी 10 से 12 हेक्टेयर में ब्लॉक में ज्वार की खेती करवाई थी। किसान भाइयों, हमने यहाँ देखा कि प्राकृतिक खेती की काफ़ी चांस है यहाँ पर। यहाँ जंगल हैं और छोटे छोटे पौधे भी हैं। संतरे की खेती होती है तो संतरे के पत्ते झड़ते हैं। तो भालवी जी, आप ये बताएं कि प्राकृतिक खेती के क्या संभावनाएं हैं सौंसर ब्लॉक में। सर यहाँ पे बहुत सी संभावनाएं हैं। क्या है कि ये जो हमारा सौसर ब्लॉक है, ये कहीं ना कहीं एक कोना जो है हमारा, ये ट्राइबल बेल्ट से लगा हुआ है। इनके पास उतना सोर्स नहीं है, साधन नहीं है कि हम रासायनिक खाद खरीदें। तो इनके पास ऑलरेडी पहले से पशु वगैरह है, पशुधन है इनके पास। पहले ज़्यादा थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। तो ये पशुधन का उपयोग कर साथ में ये करते आ रहे हैं। बस इनको थोड़ा सा गाइड करना है, हमें थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाना है ताकि ये और उसको अच्छे तरीके से कर पाए। क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति हो तो वो कुछ भी अगर देसी चीज़ चाहता है
तो वो जंगल की ओर जाता है, मतलब जंगल के किनारे वाला जो एरिया है वहाँ जाता है कि नहीं यहाँ शुद्ध मिल पाएगा। वो सिटी से कभी खरीदना नहीं चाहता, उसको पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलावट होगा। बस यही कारण है कि हम यदि जो ट्रैवल वाला एरिया है अगर इसको पहले पकड़ के अगर करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी परिवर्तन लाया जा सकता है। और परिवर्तन ये भी एक अच्छा होगा सर कि जैसे उनके पास एक अर्निंग का स्रोत भी आएगा और उनके पास लागत के लिए उतने है नहीं पैसे, तो अब उतना है नहीं, तो वो जब जो अनाज से जो आउटपुट उनको मिल रहा है उसी का प्रयोग करके खेती कर रहे हैं, तो उसी में थोड़ा सा हम गाइड करके उसको आगे बढ़ा देंगे तो किसान वो सक्सेस हो जाएगा। तो ये बात तो हुई प्राकृतिक खेती की। अब बात करते हैं अपन जैविक खेती की। जी, इसके जी, बारे में बताएं, इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं आप? सर जैविक क्या है सर, जैविक खेती पहले यानी रासायनिक खेती में ये था कि अगर रसायन का आप यूज़ कर रहे हैं तो वो रासायनिक खेती हो गई। और जैविक खेती में ये है कि अगर जैव उत्पाद यानी आपका वर्मी हो गया या फिर ऐसे कुछ से कर रहे हैं आप, तो वो आपका जैविक हो गया। अब क्या है, हम जैविक से ऊपर जा रहे हैं, हम प्राकृतिक की ओर जा रहे हैं। तो हम किसानों को ये दे रहे हैं कि हम अब वो प्राकृतिक की ओर जाए, क्योंकि क्या है कि जो पशुधन, जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पशु थे तब हम उनको जैविक के तरफ बोल रहे थे कि आप वर्मी बेड तैयार करें, ये करें वो करें। पर अब क्या है, पशुधन कम होते जा रहा है। हम लोग क्या है कि यहाँ का जो निवास करने वाले लोग हैं वो, जैसे भूमा है, भूमा में ऐसा है कि यहाँ गांव है और गांव के पीछे से खेती स्टार्ट हो जाती है। पर अधिकतर गांव ऐसे नहीं है, गांव उनके अलग बसे हुए हैं, खेत कहीं और है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि अब वो पशु धीरे धीरे वो कम करते जा रहा है। अब वो पशुधन बचे नहीं है, पशुधन बचा नहीं है तो हम जैविक नहीं कर पाएंगे उतना, तो हम उसको प्राकृतिक पे डाइवर्ट कर रहे हैं। ये तो और कम लागत में होता है। वो और कम लागत में होगा। तो इसके लिए भी क्या मिट्टी परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है? तो सबसे पहले तो ये है कि मिट्टी परीक्षण इसलिए भी किसानों को ज़रूरी है कि हमारे यहाँ कितने, जो हमने अभी तक रासायनिक खादों का उपयोग किया और हमारे ज़मीन में कितना हनन हुआ जीवाणुओं का, उसकी एक जानकारी पता चल जाती है कि कितना नाइट्रोजन है, एनपीके है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसकी जानकारी चल जाती है। अब हमने ये तैयार किया है कि जो हमने मिट्टी दी है, मिट्टी देने के बाद उसके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, रिज़ल्ट आने के बाद हम ग्रुप में किसानों को उसकी सलाह देंगे कि नहीं, ये इस तरीके से आपको इस खाद का उपयोग अधिक बढ़ाना है, इसका न्यूट्रिएंट कम करना है। भालवी जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, खेती करने के 3 तरीके भालवी जी ने बताए। अभी तक हमारे किसान भाई रासायनिक खेती कर रहे थे, इसमें अत्यधिक लागत आती है और किसान का जो उत्पाद होता है वो भी ठीक स्वस्थ साफ नहीं होता। इसके बाद हमारे अधिकारियों ने जैविक खेती अर्थात गो के खाद बनता है और जैसे जीवा अमर इत्यादि चीज़ों को तैयार करने का कहा, लेकिन बिल्कुल नहीं लागत लगे इसके लिए प्राकृतिक खेती बहुत आवश्यक है। जैसे कटाई के बाद जो फसल अवशेष बनते हैं उनको खेतों पे सड़ाओ, जो पत्ते मेड़ों पे हम आग लगाते हैं उनको नहीं जलाओ, उनसे खाद बनता है, इसको प्राकृतिक खेती बोलते हैं। किसान भाइयों, आप प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, इससे न केवल अधिक उत्पादन होगा बल्कि बड़ा ही अच्छा उत्पादन होगा जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा।
अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हम आज सौंसर के भम्मा नामक गांव में हैं और हमारे साथ एक महिला अधिकारी उनसे मिलते हैं, उनका परिचय भी जानते हैं। आप पहले अपना परिचय बताएं। जी, मैं दीपिका गायकवाड़ शाहने, सहायक तकनीकी प्रबंधक विकासखंड सौसर में कार्यरत हूँ। और 2017 से मैं यहाँ सौसर में हूँ। इससे पहले मैं सिवनी ज़िला में थी। हमारे जो वैज्ञानिक जो नई कृषि तकनीकी ईजाद करते हैं उसको फील्ड तक के पहुँचाने का काम हमारा होता है। जैसे कि तुअर को धारवाड़ विधि है ना, धारवाड़ विधि से लगाने का। अभी हमने सोयाबीन है, चना है, इसकी मेड़ नाली पद्धति, रिच फरो जिसको बोला जाता है। इस तरीके से जो नए नए जो हम जो पारंपरिक तरीके से तो करते आ रहे हैं, परंतु इनको उसमें थोड़ा सा टेक्निकल गाइडेंस देने का काम हमारा होता है। जी, हम देखते हैं कि जो पुरुष किसान होते हैं वो तो पुरुष अधिकारियों से जानकारी ले लेते हैं, पर हमारी बहनें जो माताएं गांव में ज़्यादा काम करती हैं, क्या आप उनसे मिलती हैं? वो आप तकनीकी जानकारी देती हैं, बताएं। जी हाँ, हम उनसे मिलते हैं। हम लोग जाते हैं तो हम उनसे मिलते हैं और जो भी उनको जो भी हमारे पास जो भी नया जो हमारे जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है नई जो खेती में अपनानी चाहिए वो हम उनको बताते हैं। तो साइनी मैडम, आप ये बताएं कि ऐसी कोई सफल महिला कृषक हैं जिनके बारे में बताएं। जी, वैसे तो हमारे छिंदवाड़ा ज़िला में वैसे बहुत सी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम करी है, पर कुछ लोगों के नाम मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं बिछो ब्लॉक से एक लक्ष्मी घाघरे जी हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। गेंदा और वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद सब्जी की खेती करती हैं, धान लगाती हैं। इस तरीके से बहुत सारे मतलब मिश्रित खेती करके जो है 5 एकड़ में वो जो है अपना जीवन व्यापन बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। उनको हमारे यहाँ पे पुरस्कार सर्वोत्तम कृषक महिला मतलब सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो वो उसी प्रकार से हम अगर हमारे ब्लॉक सौसर की बात करें तो यहाँ पे बबीता सेंगर जी है जो बहुत अच्छा अभी पिछले कुछ समय से पिछले 7-8 महीनों से जो है बहुत अच्छा मशरूम उत्पादन कर रही हैं। और वो उसमें मतलब ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ी नहीं, और मतलब उनको कहीं ना कहीं उनको लाभ मिला, तभी वो इस क्षेत्र में और आगे काम कर रही हैं और इनसे और भी महिलाओं को जोड़ना चाहती हैं। और इसके अलावा मैं हमारे यहाँ पे जो श्वेता भट्टल जी का नाम बताना चाहूँगी जो ग्राम पारट सिंगा में है। तो वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। वो यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक कॉटन, नॉन बीटी का कॉटन की खेती करते हैं और भी किसानों को उन्होंने इससे जोड़ रखा है। तो उसमें क्या करते हैं, वो सारा ऑर्गेनिक कॉटन जो है, और हमारे जब भी कृषि स्टॉल लगते हैं, जब भी मंच मिलता है, जब प्रदर्शनी लगती है, कृषि मेला लगते हैं, तब हम उनको भी बुलाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स भी रखते हैं ताकि उनको हम मार्केटिंग प्रोवाइड करवा सकें। तो वैसे उनको मार्केटिंग के मोहताज नहीं हमारा, क्योंकि मतलब उनका काम इतना मतलब विश्वसनीय है, उनका मार्केट में इतना विश्वास करते कि बाहर से भी लोग वहाँ पे मतलब आते हैं सीखने के लिए। तो उनका वो इस दिशा में कार्य कर रही हैं कि वो सारा जो है ऑर्गेनिक कॉटन उगा रहे हैं, उसके बाद उसकी प्रसंस्करण पे जा रहे हैं, मतलब उससे वो धागा बनवाते हैं। वर्धा में उससे धागा बनवा के चरखे से बना हुआ धागा होता है, उसकी रंगाई भी वो नेचुरल तरीके से करते हैं जो साउथ से आके करते हैं। अभी उनने अपनी कुछ महिला दीदी को जो है अभी बाहर ट्रेनिंग के लिए गुजरात भेजा था, जहाँ से वो रंगाई का काम, क्योंकि काफ़ी खर्चा उसमें रंगाई में आ जाता है, तो इंडिगो की फार्मिंग भी कर रहे हैं। जो रंग जो है पलाश के भी पत्ते अभी इकट्ठा हो रहे हैं ताकि इनका कलर जो है केमिकल फ्री कलर कर सके। इसके अलावा जो भी हमारा फार्म रेसिड्यू जो भी बचता है, जो भी कृषि अवशेष है, उनका जो है जैसे केले के पत्ते से उन्होंने कागज़ बनाया हुआ है और उन्होंने अंबाड़ी की भाजी से पेपर तैयार किए हुए। और उनकी ख़ास बात ये, इस तरीके से कई कागज़ जो उन्होंने जो फार्म रेसिड्यू से बनते हैं वो तैयार किए हैं। उसके अलावा हर राखी में उनने महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ कहानियाँ हैं उनकी, और हर राखी में जो वो बीज लगाते हैं, मतलब हर कहानी में बीज है। और जितने भी आप वो कागज़ बनाते हैं उन सब में एक कई लोग शादी के इनविटेशन कार्ड्स बनवा सकते हैं, बर्थडे कार्ड बना सकते हैं, तो सारा वेस्ट पेपर से बना हुआ है। और अगर आप चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो किस तरीके से वहाँ पे वो निर्मित कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे लोग जंगल से वो बीज, ऐसे कई सारे बीज जो विलुप्त हो चुकी है, पर तो वो सभी आप वैरायटी ऑफ बीज जो है आपको वहाँ मिलेगा। और इस तरीके से वो जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वाकई में उनका कार्य सराहनीय है। और उन्होंने जो है
हमारे गांव में बहुत 800-900 महिलाओं को इससे मतलब व्यवसाय से भी जोड़ा है, क्योंकि जो राखी का काम है ये सारा क्रोशिया वाला वर्क है। तो इसमें महिलाओं को जो है उन लोग बनाने देती हैं, जिसके लिए उनके लिए उनको मेहनताना देती हैं, और वो पूरा उसमें पूरा नहीं देती है। जैसे उनका 1000 रुपये का अगर काम कर रहे तो 800 रुपये उनको दिया जाता है, और 200 रुपये की मतलब उनसे जो कृषि से जो उपज प्राप्त हो रही वो उनको सामान दिया, जैसे अंबाड़ी से निकलने वाला तेल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो पूरा पेमेंट ना करते उनके जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो हम उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी स्वस्थ खाए, केमिकल फ्री अनाज ले। गेहूँ हो गया, चना हो गया, वो भी मतलब पूरी मजदूरी ना देते हुए उसमें से 800 रुपये बस मजदूरी देते हैं, और 1000 में मतलब 200 रुपये का जो है उनके खेत से निकले वाला ऑर्गेनिक आइटम उनको देते हैं। इस तरीके से मतलब एक रोजगार भी उन्होंने दूसरी महिलाओं को दिया है। दीपिका जी, कोई भी कुशल व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, तो इनको प्रशिक्षित करने के लिए खास तौर से हमारी माताएं बहनों को क्या काम करते हैं ट्रेनिंग भेजने के लिए? ट्रेनिंग भेजने के लिए देखिए, हम लोग बाहर भी भेजते हैं। जिला मतलब हम कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा वहाँ पे ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। इसके अलावा बाहर ज़िले के अंदर, ज़िले के बाहर भी भेजा जाता है, और बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र हैं। तो महिलाओं के लिए ज़्यादा सर हम लोग फील्ड बेस करते हैं, क्योंकि महिलाएं को आने जाने में और स्टे करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिम्मेदारियां होती है, तो इसमें पुरुष वर्ग ज़्यादा भाग लेते हैं। अभी हम लोग बीसा फार्म जबलपुर, वहाँ पे कृषि तकनीकी और कृषि में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है उसके बारे में अच्छा ज्ञान प्रदान करने के लिए, इस तरीके से ना केवल जबलपुर, भोपाल, और इसके अलावा आप जैसे दलहन अनुसंधान केंद्र है ना, कानपुर, इस तरीके से जो है अलग अलग बड़े बड़ी जो संस्थान है वहाँ पे जो है इन लोगों के लिए ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज कराते हैं। जी जी जी। जैसे गेहूँ है दीपिका जी, तो हमारी जो गांव में सौंसर क्षेत्र की जो माताएं बहनें हैं उन्होंने गेहूं से आटा बनाया, उसको दलिया बनाया, या हल्दी से उन्होंने पिसी हल्दी बनाई, या आलू के चिप्स बनाए, तो उनको बाज़ार में बेचने की शायद दिक्कत आती होगी। इसके लिए आप क्या करती हैं? देखिए, इसके लिए तो हम लोग ऐसा है कि जब भी हमारे कृषि, अगर हमारे सभी उत्पाद जहाँ तक हो सके, जितने भी हमारे कृषि मतलब मेला लगते हैं या स्टॉल्स होते हैं, तो जब भी ऐसे कोई प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे एग्रोविज़न हो गया, जैसे नागपुर में हुआ, तो इस तरीके है, तो उन लोगों को वहाँ पे उनके जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, जो है अपना सामान अभी भी बेच रहे हैं, और इसके अलावा उनकी इतनी पहचान बन गई है, अब उनको घर बैठे भी ऑर्डर मिल रहे हैं। कुछ भी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिले तो हम उनको सूचना देते हैं, तो वो अपना सामान लेके वहाँ ज़रूर आ जाते हैं। दीपिका जी, जो कार्यक्रम को हमारी माताएं बहनें देख रही हैं, वो खास तौर से देश और प्रदेश की जो माताएं बहनें हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो है कृषि में सिर्फ उत्पादन ना करके प्रोसेसिंग की ओर आगे आए। उससे बनने वाली जो बड़ी है, पापड़ है, और जो भी आपके पास गेहूँ, जो भी आपके पास रॉ मटेरियल आपके क्षेत्र में, जैसे यहाँ दाल होती है तो दाल मिल कर ले, इस तरीके से जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन है उनका प्रोसेस करके अगर आप बढ़ेंगे तो आपकी आय में वृद्धि होगी। और सिर्फ कृषि को ही नहीं आधार बनाए, कृषि के साथ अन्य जी है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाएं, वानिकी भी करें, इसके साथ आप पशुपालन भी करिए, आप पोल्ट्री भी करिए, आप तो सभी चीज़ों को आप समावेश करेंगे, तभी हमारा जो है हम इसमें कृषि को जो है आय का मतलब मतलब इसमें हम अच्छी आमदनी पा पाएंगे, है ना। दीपिका जी, हम देख रहे हैं गांव-गांव शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वो पढ़ लिख कर जो युवा हैं वो शहर की ओर भाग रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? गांव में रहकर अपना स्वयं का कोई रोजगार कर सकते हैं? उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पे तो ज़्यादा सर एग्रीकल्चर बेस्ड ही है हमारा यहाँ पे, तो अगर आप बागीचे की ओर जाते हैं तो बागवानी की ओर जाते हैं, बाकी आप कपास तो कर ही रहे हैं, तो इसमें जिनिंग है आपके पास बेचने के लिए, मार्केट की व्यवस्था है, काफ़ी जिनिंग है, तो इसमें तो आपका अच्छा है ही। उसके अलावा आप बागवानी फसलें, ना सिर्फ बगीचे, उसके अलावा आप अमरूद भी लगाइए, आप यहाँ पे डंग वाटर मस्क मेलोन, उसकी भी खेती काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे, और काफ़ी मीठे और काफ़ी पसंद किया जाता है। और भी कई ऐसी फसलें हैं जो उद्यानिकी फसलों को भी आप अगर इसमें लगाते हैं और इसकी मार्केटिंग पे जाते हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा समझूंगी कि इसमें किसान आगे आएगा
क्योंकि एक बहुत अच्छा अनुसंधान केंद्र भी हमारे यहाँ पे कुड्डम में खुलने वाला है, जो सिट्रस के लिए है। अभी मध्य प्रदेश में शायद ये पहला ही है जो संतरे का है। तो जो किसानों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन, जो भी इनको इनमें समस्या आएगी बागवानी, तो यहाँ पे हमारे पास वैज्ञानिक है, अच्छे हैं, और तो मेरे ख्याल से उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और किसान को इस और मतलब संतरे के जो और भी लोग नहीं हैं इससे जुड़े, उसको इसकी ओर आना चाहिए और इसके प्रोसेसिंग में आगे जाना चाहिए। किसान भाइयों, हमारे किसान उत्पादन तो बढ़ा सकते हैं, पर जब वो बाजार में बेचने जाते हैं तब उनको दिक्कत आती है। इस दिक्कत को अधिकारी कैसे हल करते हैं, आइए जानते हैं, बताएं। जी, इसके मार्केटिंग के लिए तो किसान को स्वयं प्रयासरत रहना पड़ता है, परंतु जहाँ पे भी हमें अवसर मिलता है, जैसे कि हमारी विभागीय स्टॉल है ना, उसमें ज़्यादा सर हमारे छिंदवाड़ा में कई अभी कॉर्न फेस्टिवल हो गया, अभी मिलेट श्री अन्न मिलेट उसका भी फेस्टिवल मनाया गया था। तो जब भी ऐसे कोई मंच मिलते हैं या कृषि प्रदर्शनी या मेला होते हैं, तो इनके माध्यम से जो है, अभी सिवनी में लगा था तो सिवनी में, छिंदवाड़ा में और भोपाल में, इस तरीके से जहाँ पे भी हमारे कृषि कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जहाँ पे स्टॉल लगने होते हैं, वहाँ पे हम इनको मंच देते हैं। तो इस तरीके से हम प्रयासरत रहते हैं। इसके अलावा यहाँ ये महाराष्ट्र से टच होने के कारण ना सिर्फ यहाँ पे, इसके अतिरिक्त अगर बाहर है, जैसे जहाँ जो नागपुर पास पड़ता है, महाराष्ट्र थोड़ा पास पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ मार्केटिंग जो है, क्योंकि बड़े बड़े मॉल है, तो वो वहाँ जाके जो है अपना प्रोडक्ट जो है बेचते हैं। और इसके अलावा भोपाल भी जाते हैं, लेकिन ये हमारे जो विभागीय जो भी मंच होता है उसके माध्यम से। बाकी कृषक जो है, क्योंकि ये जो ज़िला है और जो हमारा विकासखंड है वो महाराष्ट्र से टच होने के कारण ज़्यादा दूरी नहीं है, इसलिए ज़्यादा सारी ये यहाँ जो लोग प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो है, बड़ा मार्केट मिलता है नागपुर में, इसलिए वहाँ जाते हैं। किसान भाइयों, सौंसर जो ब्लॉक है वो एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है, अर्थात हम ये कह सकते हैं भोपाल से काफ़ी दूर है और महाराष्ट्र से बिल्कुल लगा हुआ है। तो यहाँ के किसानों तक अत्यधिक जानकारी के लिए या उनको प्रशिक्षित करने के लिए या उनको प्राकृतिक खेती करने के लिए आप कैसे प्रोत्साहित करते हैं? मतलब ऐसे प्राकृतिक जो जीवामृत है, घन जीवामृत है, इसमें ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। मतलब आपको बाहर से नहीं लाना है, ये सब चीज़ें आपको फील्ड पे ही बनाना है, तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी रेडी टू यूज़ का ज़माना है और किसान ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, पहले वो रिजल्ट देखना चाहता है। तो ऐसी कई छोटे छोटे केंद्रों का भी स्थापना की गई है। इस तरीके से कुछ मैंने जैसे कुछ किसान बताए, और भी ऐसे बहुत किसान हैं जो जहाँ पे आप अभी भी जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। और बहुत ही मिनिमम शुल्क जो है उस किसान ने जो है 5 रुपया 10 रुपये रखा है, ताकि वो पहले ट्राई करे, प्रैक्टिस उसके रिजल्ट देखे, फिर उसको वो करे, क्योंकि इतने जल्दी नहीं आएगा। इसलिए BRC केंद्र की भी शुरुआत की गई है और ट्रेनिंग्स तो हमारी चालू ही रहती है। इसमें हम लोग जीवामृत बनाना वगैरह है अगर आप बताएंगे तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। जीवामृत 10 परनियर की, ये 2 चीज़ों की हम अधिकतर किसानों को सलाह देते हैं। कम से कम ये 2 चीज़ जो है किसान आसानी से तैयार कर सकता है और इसका फील्ड में एप्लीकेशन करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। आपने हमारे किसान भाइयों को, खास तौर से महिला किसानों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि सौंसर विकास खंड के किसान, खास तौर से महिला किसान, अपनी सूझबूझ, लगन, कड़ी मेहनत और कृषि अधिकारियों की सलाह से नई ऊंचाइयों को प्राप्त हो रहे हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। अगले कार्यक्रम में ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।